हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम चलेंगे सेकंड यूनिट के ऊपर। सेकंड यूनिट मींस कौन सी बेटा? काइनेमेटिक्स, जिसका वेक्टर हम कर चुके हैं पहले बेटा। ठीक है, तो आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स स्टार्ट। दो एरिया से नाम होते हैं जो मोशन के बारे में जो बताते हैं बेटा। जो चैप्टर के नाम है या जो टॉपिक है या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो दो है। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। ठीक है, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। तो दोनों ही मोशन के बारे में बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में? तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या है वो समझते हैं बेटा। काइनेमेटिक्स है क्या? द स्टडी of motion of an object without taking into account the factors which causes या cause the motion is called kinematics। कह सकते हैं उसको is kinematics। क्या मतलब इसका बेटा? हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट। हमें नहीं पता होगा, वो कंसीडर नहीं करना है। हमें क्या कंसीडर नहीं करना है? द फैक्टर्स विच कोज द मोशन, ये कह सकते हैं फोर्स। विदाउट नॉलेज ऑफ फोर्स, हमें उस फोर्स की नॉलेज नहीं है कि वो किसके कारण है, किसने फोर्स लगाया, किसने उसके ऊपर प्रेशर डाला, किसके कारण वो गया, किसके कारण बॉडी मोशन में आई, हमें कुछ नहीं पता। हमें इसके अंदर ओनली ये पता है कि हाँ बॉडी मोशन में है। मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी अपनी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? टाइम के साथ चेंज कर ले, बॉडी पोजीशन चेंज कर ले टाइम के साथ, तो मोशन है। लेकिन वो चीज आगे एक्सप्लेन करेंगे कौन बॉडी मोशन में है कौन रेस्ट में, उसके बारे में। ठीक है, तो एट प्रेजेंट काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? काइनेमेटिक्स का मतलब है किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट यानी बॉडी या ऑब्जेक्ट के बारे में, मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उस मोशन जो हुआ वो किस कारण हुआ ना, वो कारण नहीं पता, वो कोज नहीं पता किस कारण हुआ वो। यही डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में क्या होगा? यहां पे लिखा था विदाउट टेकिंग, विदाउट टेकिंग, उसमें आएगा टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्या? द विच फैक्टर्स विच कोज इन द मोशन, विच कोज द मोशन, यानी मोशन जो आया वो किस कारण हुआ। जिसमें पता हो रीजन वो तो हुआ डायनेमिक्स, और जिसमें नहीं पता हो वो कहलाएगा काइनेमेटिक्स। क्लियर बेटा? तो ये था काइनेमेटिक्स में जो एक डिस्कशन था छोटा सा, काइनेमेटिक्स है क्या चीज। ठीक है, उसके बाद मोशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट या मोशन, कोई बॉडी कब रेस्ट में कब मोशन में है। तो बेटा उसके लिए सबसे जो जरूरी है, नेसेसरी है, वो क्या है बेटा? देखो, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है वो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन एंड रेस्ट, बॉडी का मोशन और रेस्ट। कब बॉडी मोशन में है और कब वो रेस्ट में है। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या चीज बेटा? देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक बताता हूं आपको। मैं ही कह सकता हूं, मैं खुद, मैं अपने आप को मैं मोशन में बोल सकता हूं, मैं अपने आप को रेस्ट में भी कह सकता हूं। कब? जैसे मैं चला हूं, ऐसे मैंने मूव किया, अब कहोगे सर आप मोशन में हो। नहीं, मैं ये कह सकता हूं मैं रेस्ट में भी हूं। कैसे? अगर मेरे साथ एक और आदमी हो जो कि बिल्कुल मेरे पैरेलल जा रहा होगा, बिल्कुल मेरे पैरेलल जा रहा होगा, मेरे के साथ एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक स्पीड से जा रहा होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं अगर उसको ऑब्जर्वर मान लूं
कि भाई वो क्या है, वो ऑब्जर्व कर रहा है मुझे, या मैं कहता हूं मैं ऑब्जर्व हूं, मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो रेस्ट में है, मोशन में है। लेकिन जब दोनों ही एक साथ जा रहे होंगे तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे बेटा, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में कहलाएंगे, क्योंकि दोनों एक के साथ चल रहे, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उन दोनों की पोजीशन एक के साथ चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो दोनों दोनों किस में कहलाएंगे, रेस्ट में। लेकिन मैं ऑब्जर्वर हूं, वो दूसरा आदमी लगातार चलता हुआ जा रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, कैसे भी जा रहा होगा, तो मैं उसको क्या कह सकता हूं कि वो मोशन में है। किसके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, वो मोशन में था, ठीक है, तो मोशन में जा रहा है। अब उसमें क्या चाहिए भाई, वो किधर जा रहा है, हम उसको डिफाइन करना है भाई, डिस्टेंस कितनी टेबल की, डिस्प्लेसमेंट कितनी टेबल की, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे उसको समझाने के लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, कि वाई एक्सिस में जा रहा है, कि वो जेड एक्सिस में जा रहा है, वो कहां जा रहा है, ठीक है। एक्स ये होता है, वाई ये होता है, जेड बाहर ही होता है। तो उसमें क्या वो ओनली एक्स में जा रहा था, क्या वो वाई में जा रहा है, क्या वो जेड में जा रहा है, क्या वो दोनों में या तीनों कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ये बताते हैं बेटा कि कौन बॉडी रेस्ट में और कौन बॉडी मोशन में है। मोशन में होते हुए भी बॉडी रेस्ट में हो सकती है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, लिखना हो तो आपको बुक में से छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप इसको समझ ले अच्छे से समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। एक एग्जांपल हो देता हूं, जैसे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर हम दो आदमी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरे साथ में एक और आदमी बैठा है, ट्रेन मोशन में है, चल रही ट्रेन। मैं क्या कहूंगा, मेरे साथ जो बैठा हुआ आदमी, मैं अपने आप को रेफरेंस मान लूं, मैं रेफरेंस हूं, ठीक है, एक रेफरेंस हो गया। अब थर्ड पर्सन कोई और वहां पे, तीन आदमी बैठे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों एक ही सीट बैठे हैं, मैं रेफरेंस हो गया, मैं तो हो गया क्या, रेफरेंस। मुझे रेफरेंस मान के बताया जाएगा कि सेकंड बॉडी है ना, वो रेस्ट में है कि मोशन में है, और ये सब ऑब्जर्वर कौन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है थर्ड पर्सन, दिस इज ऑब्जर्वर, जो ये बताएगा कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वर बताओ क्या ऑब्जर्व करेगा। हम तीनों एक ही सीट पे बैठे हैं, तीनों एक ही ट्रेन में अंदर बैठे हैं, हम ट्रेन मोशन में है, तो आप बताओ ये ऑब्जर्वर मेरे रेस्पेक्ट में इस आदमी को क्या कहेगा, वो ये तो कहेगा रेस्ट में है, क्या कहेगा, रेस्ट में है। लेकिन यही ऑब्जर्वर इसी पर्सन को मोशन में कह सकता है अगर रेफरेंस मैं ना होके रेफरेंस कर दिया जाए ग्राउंड को। किसको, ग्राउंड को। तो ग्राउंड अगर रेफरेंस हुआ तो ये सेकंड पर्सन, सेकंड नंबर वाला पर्सन को ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा, मोशन में, क्या कहेगा, मोशन में, क्योंकि रेफरेंस चेंज हो गया। रेफरेंस में ग्राउंड था रेस्ट में, अब वो ट्रेन के अंदर, ट्रेन तो मोशन में, उसके रेस्पेक्ट में। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रेफरेंस पे, ठीक है। हम वो दो आदमी, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, फिर वही बात मान लो, जैसे तीन आदमी है, तीनों के तीनों, ठीक है। हमें सेकंड पर्सन, हम तीनों के तीनों अर्थ पे हैं, छोड़ो ट्रेन को, हम तीनों के तीनों अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, एक जगह खड़े हैं। अब वही बात, थर्ड ये पर्सन क्या, ये ऑब्जर्वर है, मैं क्या हूं, रेफरेंस हूं। सेकंड पर्सन को ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा, हम तीनों एक साथ एक ही जगह खड़े हैं, अर्थ के ऊपर ही खड़े हैं, तो ऑब्जर्वर क्या कहेगा बेटा, मेरे रेस्पेक्ट में इस पर्सन को रेस्ट में तो कहेगा, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस आदमी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की विद टाइम। टाइम तो कभी रुक ही नहीं सकता, टाइम तो चलता रहेगा, ठीक है। तो टाइम के साथ इस बॉडी ने मेरे रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं की, इसका मतलब ये क्या हुआ, रेस्ट में हुआ, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दो, यही ऑब्जर्वर मेरे को रेफरेंस ना मान के वो रेफरेंस मान ले किसको बेटा, सन को, मून को, किसी और को। सन अगर रेफरेंस हो गया, अब मैं रेफरेंस नहीं हूं, सन है रेफरेंस, तो ये थर्ड पर्सन ये इसको रेफरेंस मान के, सन को रेफरेंस मान के इस सेकंड के बारे में क्या बताएगा, मोशन के बारे में क्या बताएगा कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है, क्या कहेगा, मोशन में। क्यों, क्योंकि सन के रेस्पेक्ट में अर्थ जो है वो घूम रही है, इसका मतलब अर्थ घूम रही है तो हम भी मोशन में है, हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, सन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेफरेंस कौन है, सन है,
क्लियर हुआ कि रेफरेंस क्या चीज होती है। तो रेफरेंस ही ये बता सकता है कि कौन बॉडी रेस्ट में है और कौन बॉडी मोशन में। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मोशन और रेस्ट, लेकिन वहां इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा आपने कि क्या रेस्ट है और क्या मोशन है। ठीक है, तो आप नहीं कह सकते कोई बॉडी की, आप बस ओनली डेफिनेशन लिख दिया कि मोशन क्या है, कि कोई बॉडी मोशन में कब होगी, कीप इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो पोजीशन अपने चेंज कर लेता है टाइम के साथ तो मोशन में नहीं, गलत है वो। ठीक है, रेफरेंस अगर उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, रेफरेंस के कंपेयर उसको बताया जाएगा कि रेफरेंस के साथ या रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या उसने पोजीशन चेंज की है या नहीं चेंज की है। तो अगर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसने पोजीशन चेंज की है तो वो मोशन में है, और रेफरेंस भी साथ साथ उसके मूव कर रहा है या दोनों के दोनों एक जगह पे हैं तो वो किसमें होंगे, रेस्ट में होंगे। तो दैट आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आपको पता चला होगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या, क्लॉक घड़ी। सेकंड क्या, सेकंड होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब क्लॉक क्या काम है, अभी क्लॉक किसके पास होगी, एक क्लॉक क्या होगी, एक क्लॉक ऑब्जर्वर के पास होगी, जो ये दिखाएगा टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस वो ऑब्जर्वर देखेगा कि भाई उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वो किधर जा रहा है। उसने रेफरेंस आदमी खुद मानेगा, ऑब्जर्वर खुद मानेगा कि भाई ऑब्जर्वर मैं हूं, मैं उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बताऊंगा कि भाई वो वहां से उधर गया कि वहां से उधर गया, वो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्लॉक यानी कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी पोजीशन चेंज हुई है, किधर पोजीशन चेंज हुई है, किधर वो मूव कर रहा है। क्लियर, तो आपको अगर नोटबुक में उसको लिखना है तो थोड़ा बहुत इसमें जो मैंने एग्जांपल्स बताए ये आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम मोशन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो मोशन के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप के मोशन होते हैं, 1D 2D एंड 3D। तो टाइप्स ऑफ मोशन मीन्स यानी आप क्या कहेंगे भाई 1D कब होगा, इफ ए बॉडी चेंज ओनली वन कोऑर्डिनेट, ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज करे, दैट इज एक्स और वाई और जेड। आइदर एक्स, आइदर वाई और आइदर जेड, इन तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट को चेंज करे, यानी कोऑर्डिनेट क्या कोऑर्डिनेट अलोंग चले, ओनली एक, ऐसे जैसे कह सकते हैं, और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। Then body is in one, motion is one dimensional motion, one dimensional motion, one dimensional मोशन, 1D कहते हैं इसको, 1D। ठीक है, इफ द बॉडी चेंज ओनली वन कोऑर्डिनेट, कितने में से 3 कोऑर्डिनेट में से ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज करे और मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो तो देन मोशन इज 1D, वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर आपको कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो कौन सा डायमेंशनल होगा, वन डायमेंशनल होगा। ठीक है, ऐसे ही लिख देना इसको बेटा अच्छे से। ऐसे ही हम इसमें ये कह दें नंबर 2, नोट करना बेटा। फिर आ जाए नंबर 2, नंबर 2 में क्या, if a body change only two coordinates, कौन से बेटा, एक्स वाई, वाई जेड और लिखना, एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, और
मोशन इन प्लेन और मोशन इन प्लेन। नॉट स्ट्रेट लाइन, इसमें आएगा मोशन इन प्लेन। देन मोशन इज वन डायमेंशन के बजाय ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन। कि अगर कोई भी बॉडी चेंज करे दो कोऑर्डिनेट को, तीन में से आइदर एक्स वाई प्लेन में जाए, आइदर वाई जेड में हो, आइदर एक्स जेड प्लेन बोलते हैं इसको, तो दो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं उसको प्लेन बोलते हैं। तो दिस इज मोशन इन प्लेन। टू डायमेंशन वो क्या कह सकते हैं हम, टू डायमेंशनल मोशन को हम कह सकते हैं मोशन इन प्लेन। क्लियर। तो हम इसका अगर एग्जांपल की बात करें, आपको एग्जांपल बताओ टू डायमेंशनल मोशन के, तो सीधा सा एग्जांपल है, अगर मैं अर्थ के ऊपर ही रह के मैं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलूं, या हम जॉगिंग करें पार्क के अंदर, या क्रोलिंग, क्रोलिंग मीन्स रेंगे, कौन बेटा जो इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। जंप करता हुआ नहीं, ओनली क्रोलिंग करे मीन्स क्या करे, रेंगे बस ओनली वो। तो टेढ़ा मेढ़ा अगर वो इंसेक्ट क्या करे, रेंग रहे अर्थ के ऊपर, तो क्या कितने कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, दो ही तो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया। अगर इसको जेड माने तो ऊपर तो जाएगा नहीं वो, अरे ऊपर तो जाएगा नहीं वो, तो कितने चेंज भी होंगे, दो ही कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कोई भी अर्थ पे रह के टेढ़ा मेढ़ा चले, कैसे भी घूमे वहां पे, लेकिन जंप ना करे, फिर से बता रहा हूं, स्पेस के अंदर मूव ना करे, बस वो ओनली अर्थ पे रह के वहां पे वो चलता रहे, चाहे कैसे भी चले, स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट जाएगा तो 1D हो जाएगा। तो क्रोलिंग करता हुआ चले या जिगजैग मोशन में चले, टेढ़ा मेढ़ा चले, तो टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिखना जरूरी है। नंबर थ्री क्या बेटा, कीप बॉडी चेंज all three coordinates, तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज करे चलते टाइम, एक्स वाई जेड, तीनों की तीनों, एक्स वाई एंड जेड, ये कह सकते हैं एक्स वाई एंड जेड। और हम इसको कहेंगे बेटा मोशन इन स्पेस, motion in space। then motion is three dimensional motion, तो आपने नाम सुना होगा ना 3D पिक्चर। तो 3D पिक्चर का मतलब जो चीज उभरी हुई दिखाई दे, प्रैक्टिकली दिखाई दे कि हाँ ये चीज देखो वास्तव में है, ये दिखती है बनी हुई चीज हो। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब है जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट हमें साफ साफ दिखाई दे कि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, या सीधा उसको कह सकते हैं मोशन इन स्पेस। एग्जाम्पल देना तो अभी कह सकते हो काइट फ्लाइंग, अगर मान लो काइट पतंग उड़ रही है, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल वो ऐसे ही हो, ऐसे अगर होगी तो उसके दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, लेकिन हवा के अंदर क्या करेगी, वो घूमेगी ऐसे भी, टेढ़ी मेढ़ी होगी ना वो, तो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो बाहर भी इधर मूव कर रही है, जेड में एक्स भी कोऑर्डिनेट है, वाई भी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो काइट फ्लाइंग इन द स्काई कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, मोशन इन स्पेस का, मोशन इन स्पेस या थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, या फिर मैं जंप करता हुआ टेढ़ा मेढ़ा जाऊं, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। इन स्पेस के अंदर अगर कोई मोशन हुआ तो वो कौन सा आएगा बेटा, थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर। तो ये है तीन, 1D 2D एंड 3D, इन सभी के एग्जांपल्स आप लिख लेना। क्लियर हुआ कि मोशन क्या है, मोशन की टाइप्स क्या है, कैसे हम समझाएंगे मोशन को। तो टाइम चाहिए और कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए किसी बॉडी के मोशन को समझाने के लिए। क्लियर। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप 9th क्लास में टॉपिक पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन आपको पता ही होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होती है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by the body, in the given interval of time, in the given interval of time। ठीक है, is called distance,
और डिस्टेंस होती है। ठीक है बेटा, नोट कर लो, तो कैमरा चेक करता हूँ। ठीक है, चलो, तो डिस्टेंस क्या होती है बेटा? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल कितना उसने पाथ कवर किया वो सारा का सारा नोट कर लो, सारा का सारा कैलकुलेट कर लो, वो कब क्या कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी डिस्टेंस। दूसरी डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको आता है, इतना पढ़ चुके हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ होती है। शॉर्टेस्ट पाथ, shortest path between initial and final position, between initial and final position is called displacement, is called displacement. तो शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटी डेफिनेशंस थी। अब आप एक काम खुद करेंगे, बुक में से देख के नोट करके अगर आपको लिखना हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस जरूर लिख लें। मैं आपको बता देता हूं, डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है जो ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है विच डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। क्लियर? दूसरी बात, अगर कोई बॉडी, ये आप नोट कर ले पहले एक बार, कर लिया? डिस्टेंस कभी, अगर बॉडी मोशन में जा रही है, मोशन में है, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे पता होगा? तो कि बात को विजिट मान लो यहां से ओ से इस पॉइंट पे गया, वापस इसी पॉइंट पे वापस यहीं आ गया, तो डिस्टेंस तो क्या हो गया? जाना और आना टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। ठीक है, चलो। उसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है? अगर हम ये कहें कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ज्यादा कौन रहेगा या क्या हमेशा इक्वल रहेंगे? तो बात करते हैं, अगर मान लो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, कि भाई ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, यहां तक गया, यहां तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो आगे चलता जा रहा है। वो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, ओनली जा ही रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? बराबर रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो। दूसरी बात, अगर मान लो क्या हो, अगर उसके लिए हम कोई और मोशन कर दें, हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, वो ऐसे ना जाके ऐसे जा रहा है, करो पाते हैं, तो क्या अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अब इक्वल होगा? नहीं होगा। इस केस में या तो डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, या तो, यानी कि जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं, या तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल होगा। तो इक्वल तो किस में होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। और कर्व पाथ बना, कोई और पाथ बना, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। किससे बेटा? डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर हुई बात? तो डिस्टेंस is equal to displacement when body is in straight line, move straight line, and in other cases curve path, in other path either distance is greater than displacement. Clear? तो ये कुछ एक बातें। अच्छा, दूसरा, डिस्टेंस नेगेटिव भी कभी नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे एक पार्टिकल O से यहां तक गया, कितना मीटर गया? 100 मीटर गया, फिर वापस A से वापस आया और वो यहां आ गया B, उसने ट्रेवल किया 150 मीटर। तो आप बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो सिंपल से बता सकते हो। डिस्टेंस तो क्या होगी? टोटल पाथ। तो भाई यहां से लेकर यहां गया 100 और वापस आया यहां से आता 150, तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी? 250। डिस्टेंस तो कितनी होगी? 250। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? बताओ बेटा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 100, तो होगी प्लस
यानी कि 100 तो होगी प्लस आई कैप किसको दिखाते हैं, एक्स एक्सिस को, और 150 किसमें होगी, माइनस 150, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो कितना बचाएंगे, -50 आई। इसका मतलब आई का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन होगी कि वो आई कौन सी, नेगेटिव आई, इसका और उसका मोशन है वो माइनस एक्स एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 50 है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 50 है, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की दोनों चीजें होती है, मैंने बताया, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो होगा 50 और डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब एक दो न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं, इसके बेटा डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मान लो एक पार्टिकल है, वन क्वाड्रेंट कंप्लीट करता है, एक बॉडी कंप्लीट, a body complete one quadrant of a circle of radius 10 meter. Then what is displacement and distance covered by the particle? Then what is distance and displacement covered by the particle? Covered by particle. और एक मेन थिंग, ये तो बहुत आसान है, एक मेन थिंग क्या है, एंड व्हाट इज एंगल made by displacement with x axis, x axis के साथ उसने कितना एंगल बनाया जब वो वन क्वाड्रेंट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो क्या है बेटा इसमें ये है कि भाई मान लो ये क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ ऐसा होता है, वन क्वाड्रेंट फोर्थ, टोटल 4 पार्ट होते हैं, तो 90 90 90 और 90 360 360 डिग्री कंप्लीट होता है, तो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट करेगा वो। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, उसने बोले एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया बस। तो ये ओ, ये पॉइंट मान लेता हूं ए, ये पॉइंट मान लेता हूं बी, और ये सर्कल रेडियस हो गया ना, सेंटर ओ हो गया, तो 10 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया। तो डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी बताओ। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा इसका कंप्लीट पाथ, तो डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी बेटा, डिस्टेंस कंप्लीट एक सर्कुलर अगर पाथ होती है, कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ हो जिसका रेडियस r हो, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है। मान लो यहां से चले और वापस से यहीं आ जाए, इसी पॉइंट से गया स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल कितना हुआ, रेडियस r होता है, तो उसकी टोटल लेंथ होती है 2 पाई r। अगर नहीं पता हो तो ये बात लिख लेना पहले, इस क्वेश्चन से पहले पता हो तो रहने देना कि टोटल लेंथ अगर सर्कल में कंप्लीट किया जाए, कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट किया जाए, तो टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 2 पाई r। दिस इज सर्कमफ्रेंस, दिस इज सर्कमफ्रेंस कंप्लीट। अब अगर बात की जाए इसका एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया जाए, ओनली बस एक हिस्सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो ओनली अगर इतना हिस्सा कंप्लीट करे तो कितना बनेगा बेटा ये, तो टोटल 2 पाई r, तो चारों पद है, तो एक क्वाड्रेंट का कितना आ जाएगा 2 पाई r by 4, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाई 4। टोटल अगर मान लो उसने इतना कवर किया होता, यानी कि 2 क्वाड्रेंट कवर किए होते, तो 2 क्वाड्रेंट कवर किए होते तो कितना बनता बेटा
टोटल होता है 2 पाई आर। कितने क्वाड्रेंट किए? 2, तो 2 कितना बनेगा? पाई आर। 3 क्वाड्रेंट किए होते हैं तो 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई 3। फोर्थ में अपने आप आ जाता है टोटल 4, और 4 के 4 हो तो क्या हो जाता है? अरे 4 के 4 हो जाते हैं तो कितनी आ जाती है वैल्यूज की? तो डिवाइड बाई कितनी वैल्यू है? 4 की 4 हो टोटल, तो 2 पाई आर हो जाएगा कंप्लीटली। तो हमारे पास जितना वो कवर करता जाए कि भाई एक क्वाड्रेंट कवर किया तो 2 पाई आर बाई कितना हो गया? 4। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस निकाल ले, तो जितना हिस्सा कवर करता जाए वो वैल्यू निकालते जाए। तो इतना हो, तो इसका मतलब कितना है बेटा? ये आ जाएगा पाई आर डिवाइड बाई 2। आर कितना है? रेडियस कितना है? 10 मीटर। तो ये आ जाएगा, सीधा कर दूं, ये आर 10 रखोगे तो 2 5, तो ये आ जाएगा 5 पाई मीटर, 5 पाई मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 5 पाई मीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो O इज द ओरिजिन, तो O के रेस्पेक्ट में ए पे था वो, फिर वो O के रेस्पेक्ट में कहां गया? वो B पे गया। कहां से गया? A से, तो A से B गया। तो अब हम यहां से निकालेंगे AB। तो AB कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन एक बार नोट कर ले, मैं ऊपर करवाऊंगा उसको, नीचे जगह हम थोड़ी सी नोट कर लिया। तो देखो बेटा, तो हमने वेक्टर पढ़ा है, उस वेक्टर के अंदर ये बताएं ये और ये दोनों सेम ऑर्डर में है, इसका ओ ए प्लस ए बी, और ओ बी क्या है? अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या लिखेंगे बेटा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, और इज इक्वल टू अपोजिट वेक्टर कौन सा है? ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन हुआ? ए बी, तो ए बी हमें निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही तो आएगा। तो इसीलिए कई बच्चों, कई मेरे को बहुत कह रहे थे सर आप वेक्टर को पढ़ा रहे हो, पहले काइनेमेटिक्स बुक में, तो काइनेमेटिक्स करेंगे पहले, वो करेंगे। तो बेटा वेक्टर इसलिए मैंने पढ़ा है पहले कि काइनेमेटिक्स में भी वेक्टर यूज होता है अगर सही से पढ़ा जाए तो, है ना। तो इसका मतलब ओ ए वेक्टर फिर ए बी वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों को ऐड करके इसके अपोजिट यानी कि इक्वल रखें ओ बी के, तो जब ए बी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ओ बी माइनस कितना हो जाएगा? ओ ए। क्लियर? तो अब आप बताएं मेरे को ए बी वेक्टर कितना है? ओ बी का है वर्टिकल, वर्टिकल तो वाई एक्सिस में कितना है? 10। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10 जे कैप। वाई एक्सिस को क्या दिखाता है? जे, एक्स एक्सिस को आई कैप और जेड एक्सिस को के कैप। दैट आर द यूनिट वेक्टर्स व्हिच गिव द डायरेक्शंस। तो ये डायरेक्शन होगी प्लस जे कैप, उसके बाद माइनस ओ ए 10 किधर है? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस का क्या आ जाएगा? आई कैप। तो ए बी वेक्टर जो आया वो 10 जे माइनस 10 आई, ये आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अगर बात करें तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें, ए बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड आपको सिखाया था मैंने। जे का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 10 है, तो 10 का क्या करो? स्क्वायर करें, फिर क्या लगाओ? प्लस, फिर इसका कोफिशिएंट कितना है? -10, इसका क्या करो? स्क्वायर करो, और क्या लगा दो? ऊपर अंडर रूट। ये होता है मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हुआ 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा 200 अंडर रूट, और हम इसको कह सकते हैं कितना बेटा? 10√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आया वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10√2, 10√2 ये आया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब बात ये क्या, उसने क्वेश्चन एक और पूछा था
कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट जो ए बी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है दिस थीटा, ये हमें निकालना है। ये एंगल बताए कितना होगा ये, तो उसको कैसे फाइंड करोगे? इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अंदर वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करेंगे पहले। तो ये एंगल कितना है बेटा, दिस एंगल। तो इस एंगल को करने के लिए हम स्लोप निकाल दें, tan थीटा निकाल दें। दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan थीटा, इसको अल्फा मान लो से, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो tan डिवाइड बाय tan कितना है 1, तो tan अल्फा 1 हुआ, तो अल्फा कितना हुआ 45, अरे कितना हुआ 45। तो जब ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, टोटल 180 होता है ना पूरा एक, तो ये 45 हुआ, तो ये कितना बचा 135। तो जो थीटा आ जाएगा, थीटा वो आ जाएगा 180 माइनस 45, दिस इज 135 डिग्री। तो जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस कितना आएगा 135 डिग्री। तो ये डिस्प्लेसमेंट का बेटा कि वे एंगल कैसे निकाल सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले हमेशा वेक्टर फॉर्म में निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड आ गया, एंगल निकाल दिया हमने। ठीक है, नोट करो बेटा इसको, हो गया। चलो और चलते हैं आगे बढ़। एक क्वेश्चन है, एक बॉडी ने इस तरह से पास ट्रेवल किया, ये 8 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, फिर ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, और फिर ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से वाई डी गया। हमें ये फाइंड करना है उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से पहले गया ए पे, ए से गया बी पे, बी से गया सी से गया डी पे। इस तरह से इसका मोशन है। और अगर उसको आप डायरेक्शन देखना चाहें तो ये तो होगा, इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, ये होती है बेटा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अपने रीजनिंग वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस निकालने होंगे रीजनिंग में। चलो अब हम बताने हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालने हैं। रेशियो पूछ सकते हैं, रेशियो निकलवाने हैं। बताओ तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, सीधा सा डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस तो डिस्टेंस तो आ जाएगी सीधी ना, ओ ए ऐड करते जाओ, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सबका मैग्नीट्यूड वेक्टर लगा के मैंने मैग्नीट्यूड, तो कितना बढ़ेगा 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 4 12 4 16 17, टोटल कितना हो गया 17 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया उसने किया 17 किलोमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो मेन बात है वो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताएं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस तरह से ठीक है, ओडी, तो डिस्प्लेसमेंट है ओडी। तो ये ओडी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये ओडी वेक्टर, अब इसमें देखो हमने मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाया था, ट्रायंगल के बाद में पैरेललोग्राम पढ़ाया था, उसके बाद में कौन सा पढ़ाया था, पॉलीगन था। तो पॉलीगन में क्या थी, कई साइड थी, तो कई साइड से हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं,
कि जो क्लोजिंग साइड होती है वो सभी का रिजल्टेंट बताती है। जितनी साइड दी हो तो ये कितनी भी साइड हो उन सभी का वेक्टर सम इस क्लोजिंग साइड के इक्वल रख दो। चाहे उसको पढ़ लेना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन जो करवा रखी मैंने आपको, उसमें ओडी वेक्टर इज इक्वल टू ओए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब इस सब की वैल्यू पुट करते चलेगा तो ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, तो ये 8 किलोमीटर किसमें, एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस ए बी किसमें है, वाई, कौन सा वाई, नेगेटिव वाई, तो नेगेटिव वाई हो जाएगा ये किलोमीटर सारे बेटा, ठीक है, सभी के सभी किलोमीटर में है। तो ये बढ़ गया 4 किसमें, नेगेटिव में, तो नेगेटिव जो बढ़ेगा तो ये आ जाएगा -4j प्लस बी से क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कितना है ये भी 4, तो 4 हो जाएगा आई कैप। फिर ये क्या है, पॉजिटिव वाई में कितना है 1, तो 1 वाई है ना, तो वाई है तो ये आ जाएगा जे कैप। कितना आया, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओडी वेक्टर इज इक्वल टू 8i माइनस 4i, कितना बनेगा 4i, ठीक है, -4i प्लस 1 तो ये बनेगा ना j, ये बनेगा j, तो 4i माइनस 3j, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मुझे निकालना पड़े डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको समझाया था कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ऊपर क्या लगाओगे अंडर रूट, कितना होगा 25 का कितना आएगा 5, तो 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कितना एंगल वो बना रहा है, वो साउथ ईस्ट में, ये तो कंफर्म है तो साउथ ईस्ट में हो, तो साउथ ऑफ ईस्ट में कितना वो एंगल बना रहा है, वो एंगल पे हमें फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करना है तो देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, -y का कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना, तो ये कौन सा हो गया -y, ये कौन सा हो गया x, तो उसके अंदर ये क्या बनेगा 4i, ये तो बनेगा 4 और ये क्या बनेगा 3, -3 का मतलब -j में है, तो ये हो गया 3। हम इसमें ये एंगल निकालना है इस तरह से, तो भाई इस तरह से है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है थीटा, तो कितना आ जाएगा, कैसे करोगे, हम यहां से एक ट्रायंगल बना देंगे, तो इस एंगल के सामने ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इससे अगर tan थीटा फाइंड करोगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा यहां से, बताओ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 3/4 और tan थीटा 3/4 कब होता है बेटा, ये आपको मैंने ट्रायंगल से समझाया था, जब ये आ जाए परपेंडिकुलर हो जाए 3, बेस हो जाए 4, तो इसका वैल्यू कितना एंगल बनता है 37, अगर ये 4 ये 3 हो तो कितना बनता है 53, तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 37, तो जो थीटा आएगा वो आएगा 37 डिग्री, कौन सा बेटा, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, जो ये थीटा जो आ जाएगा वो 37 आ जाएगा। तो उस पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा वो 5 किलोमीटर होगा, डिस्टेंस होगा वो 17 किलोमीटर होगा। तो ये नहीं करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक और यूनिक क्वेश्चन है, उसको लेके चलते हैं एक, तो आप इसको नोट कर लें, मैं आज से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करें खुद भी, बैठा दें, चलो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, ऑन एन ओपन ग्राउंड motorist
follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters. After every 500 meter, starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. और उसके बाद इसके साथ साथ उसमें हमें डिस्टेंस में निकालना एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी भी ओपन ग्राउंड में कोई भी मोटरिस्ट है वो एक ट्रैक फॉलो कर रहा है जिसमें वो अपना लेफ्ट मुड़ जाता है 60 डिग्री एंगल के ऊपर। कितना ट्रेवल करने के बाद आफ्टर एवरी 500 मीटर 500 मीटर चलेगा, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाएगा 60 डिग्री एंगल पे, फिर 500 मीटर टर्न कर चलेगा, फिर वो 5 कितना मुड़ जाएगा बेटा 60 डिग्री से मुड़ जाएगा। ऐसे 60 डिग्री से वो मुड़ता चला जाएगा हर 500 मीटर ट्रेवल करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, हमें स्पेसिफाई करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना उस मोटरिस्ट का एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड द एट्थ टर्न। जब वो थर्ड टर्न लेगा, सिक्स टर्न लेगा, एट्थ टर्न लेगा, उस टाइम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा एंड उसके क्या निकालनी है डिस्टेंस। तो आप क्वेश्चन को नोट करें पहले। ठीक है, बिठा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो उसने ट्रेवल किया यहां, फिर वो मुड़ गया लेफ्ट, कितना डिग्री 60 डिग्री से टर्न कर दिया, फिर वो आगे गया, फिर वो मुड़ गया, कितना जाता सीधा 60 डिग्री से, फिर वो मुड़ गया, फिर वो इधर गया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अगर सीधा जाता तो वो इधर जाता है और ऐसे मुड़ गया, फिर लेफ्ट, फिर वो मुड़ गया यहां से जाने के बाद में, फाइव 500 मीटर फिर उसने ट्रेवल किया, उसके बाद वो फिर मुड़ गया, और फिर मुड़ गया, यहां से वो ऐसे जाता सीधा, लेकिन वो इस तरह मुड़ गया नीचे, एक 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और आगे ले लें। इस तरह से और टेबल करिए उसने, और ये ऐसे। तो कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए, 6 बनने चाहिए ना,
6 बननी चाहिए। तो 6 में कैसे आएगा इसका बेटा, 6 में इसको ऐसे बनाए बेटा, इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, अब पढ़ेंगे सर इसमें इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब तो वो यहां जा रहा था ऐसे, तो उसने ये एंगल मुड़ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। ऐसे जाता वो इस तरह मुड़ गया 60 डिग्री, वो ऐसे जाता नीचे मुड़ गया 60 डिग्री, ऐसे जाता लेकिन वो नीचे मुड़ गया 60 डिग्री, ऐसे जाता लेफ्ट मुड़ गया 60 डिग्री, वो सीधा जाता ऐसे मुड़ गया 60 डिग्री। तो मान लो उसने यहां से स्टार्ट किया ट्रेवल करना ओ पॉइंट से, ठीक है, यहां से, तो वो ए पे गया, फिर वो पॉइंट बी पे गया, फिर वो सी पे गया, फिर वो डी पे गया, फिर वो ई पे गया। तो फर्स्ट टर्न कौन सा इसका, ये हो गया फर्स्ट टर्न, ये कौन सा हो गया सेकंड टर्न, ये कौन सा हो गया थर्ड टर्न, ये कौन सा हो गया फोर्थ टर्न, ये कौन सा हो गया फिफ्थ टर्न, ये कौन सा हो गया सिक्स्थ टर्न। 8 टर्न निकाले ना, फिर उसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा 7th टर्न, और ये कौन सा हो जाएगा 8th टर्न। ये टर्न है सभी। तो अब हमें निकालना है थर्ड, सिक्स्थ और 8th टर्न में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया। बड़ा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। सभी डिस्टेंस 500 है, ये जो है सारे ये 500 मीटर है। ये सभी, तो भाई क्या आएगा वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड टर्न की। तो थर्ड टर्न की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो कितना है, सीधा डिस्टेंस तो निकाल सकते हो पहला। और थर्ड टर्न, तो थर्ड टर्न के लिए डिस्टेंस कितना होगा, तो फर्स्ट ये और ये, तो 1 2 और 3, तो 500 1000 और 1500, तो टोटल डिस्टेंस तो उसने कर ली 500 प्लस 500 प्लस 500, कितना मीटर हो गया 1500 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट है क्या वो चेक करो पहले। क्या है डिस्प्लेसमेंट बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, कहां से स्टार्ट किया ओ से, कहां टर्न थर्ड टर्न के लिए, थर्ड टर्न के लिए ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये ओ से लेकर कहां हो जाएगा, ओ से सी की साइड में, तो ओ सी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, एंड इट इज इक्वल टू, तो एक साइड ये 1 होगी 2 होगी 3, तो 3 साइड होते हैं तो वहां पे, और ये चौथी साइड, तो पॉलीगन हो गया। तो पॉलीगन लॉ में क्या हो जाएगा बेटा, यानी हम ओ से गए ए पे, ए से गए बी पे, बी से गए सी से, तो ये जो क्लोजिंग साइड है ये सारे सेम ऑर्डर में है, तो इन सभी सेम ऑर्डर वालों का ये क्या है क्लोजिंग साइड। तो क्लोजिंग साइड जो हमारे पास आएगी ओ सी वेक्टर, वो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के इक्वल आएगा, है ना। लेकिन अब ये ओ ए ओ बी वेक्टर में हमें पता ही नहीं है, तो हम सीधा सा निकालने की कोशिश करेंगे हम यहां से, जो हमने रिजोल्यूशन किया था उस रिजोल्यूशन के मेथड से। कैसे, देखो मैं एक काम करूंगा, यहां से मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा, डाल दिया, ये एंगल 90 है। अब आप बताओ मेरे को ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज, सोच के बताना कितना एंगल बनेगा। ये टोटल 60 ही तो होगा, अरे टोटल 60 ही तो होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल इसके साथ बनेगा उतना इसके साथ बनेगा,
तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हो गया। अब मुझे निकालनी है यहाँ, इसको नाम देता हूं मैं एम। मैं ओ एम निकालूंगा यहां से। सबसे पहले ओ एम कितना है, तो मैं एक साइड में बना के दिखा दूं उसमें आपको कि इसमें एक ऐसी ट्रायंगल बन रही है। हमें निकालनी क्या है, अब देखो एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल मान लो है कितना 60 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है। हमें निकालना है ये वाला निकालना है, नहीं बेस निकालना है हमें। परपेंडिकुलर तो ये है, ए एम परपेंडिकुलर है, ए एम है वो परपेंडिकुलर है, और हमें क्या निकालना है ओ एम। और इसमें दे कौन सा रखा है, ओ ए। ओ ए दे रखा है ये 500, ये दे रखा है बेटा। ये होगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। ओ एम क्या होगा, बेस। उल्टा बना दिया मैंने ना, ये एंगल है बेटा, इसका एंगल, यानी कि ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल नहीं है बेटा इसके ट्रायंगल मान लो इसमें ऐसे बनाए हैं, तो इसके अंदर ओ एम तो क्या है, बेस। ओ एम तो क्या है, बेस, और ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये है इसके अंदर, दिस इज, एंड दिस इज एंगल 60। ये तरीका है इसका। तो मैंने आपको अलग से बना के दिखा दिया है, क्या बनेगा बताओ मेरे को। इसमें ओ ए कितना दे रखा है 500। ये आपको वेक्टर में करवा चुका हूं, दोबारा से वैसे बता रहा हूं मैं। जब किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड दे रखी हो तो ये साइड और ये साइड कैसे निकालते हैं। तो अगर मुझे ये साइड निकालनी हो, जो बच्चे नए आए हो सकता है उनको नहीं पता होगा, वो समझाना दोबारा से मैं कि मुझे ये साइड निकालनी है, तो ओ एम निकालनी है, जो दे रखा उससे डिवाइड कर दें, तो कितना बनेगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा, तो कोस 60। तो जो ओ एम आया वो कितना आ जाएगा, ओ ए इंटू कोस 60, और ओ ए कितना है, ओ ए है 500, तो ओ एम कितना आया बता सकते हैं। इसको मान लिया फर्स्ट हमने, ठीक है। तो ओ एम कितना आया ये बताओ मेरे को, ओ एम कितना आया, सीधा मैग्नीट्यूड फाइंड कराओ। तो ओ एम आया ओ ए इंटू cos 60, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कितना है 500, तो 500 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो 500 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 250। तो ओ एम निकलेगा 250, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हो गया। चलो एक परपेंडिकुलर और डाल दो, ऐसे ही यहां से भी डाल दिया, ये वाला डाल दिया मैंने। अब बताओ ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी तो 60 ही होगा, ये भी 60 आएगा। इतनी ज्योमेट्री तो आपको आती होगी, ये 60 होगा। चलो अरे वही है ना सेम, ये वर्टिकल होगी, ये वर्टिकल होगी, ये 60 है, ये भी 60 ही होगा, ये 60 हो गया। अब सेम बात फिर वही है, ये 500 हो गया। अब एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका नाम डाल दो मैं एन, इसका नाम डाल दिया मैंने एन, ठीक है। मैं निकाल रहा हूं एनसी, तो एनसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 50, तो सेम वही बात आएगा ऐसे कैसे। तो एनसी, अब हमारे पास इसी ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है हमारा एनसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है सीबी, एनसी एन हमारे पास बेस है, तो एनसी ठीक है, और ये आ जाएगा बी। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है सीएन निकालना है, और दे क्या रखे सीबी, दे क्या रखे सीबी, तो सीएन कितना आया, सीएन सेम बात हुई तो आएगी, सीएन डिवाइड बाय सीबी कितना cos 60, तो सीएन कितना आया
सी एन इज इक्वल टू सी बी को 60। उसे तो मैं सी एन भी ऐसे कर सकता हूं, सी एन भी आ जाएगा 500 cos 60। ये बात भी लिखते जाना साइड में, सभी क्वेश्चन से बड़ा हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिटेल से उसको लिखे जरूर। तो ये आ जाएगा, ये भी कितना 250 आ जाएगा। हो गया, तो ओ एम हो गया, सी एन हो गया। अब बचा कौन सा हिस्सा, एम एन। अब आपको ये तो पता है ये एम एन इसके इक्वल तो होगा ए बी के, एंड एम एन इज इक्वल टू ए बी। और ए बी कितना है 500, तो ये भी 500 ही होगा। अगर आप डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाओगे, सभी साइड 60 डिग्री की सभी साइडें बराबर होंगी, तो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या आएंगी, बिल्कुल इक्वल आएंगे। तो ये कितनी हो जाएगी 500। ठीक है, तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ओसी कितना बना, ओसी का मैग्नीट्यूड कितना आया। तो ये तो ओसी था वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे निकालना है ओसी का मैग्नीट्यूड। तो ओसी का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा ओ एम प्लस एम एन प्लस एन सी। तो ओ एम कितना है, ओ एम है 250, एम एन कितना है 500, अरे ये 5 थर्ड और ये फोर्थ। तो फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 200 ये 500 एंड एनसी कितना है हमारा, सी एन ये एनसी कितना है वो है 250। तो कितना आ जाएगा ये 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो डिस्टेंस उसका आएगा वो तो हो गया 1500 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो उसका आएगा वो आएगा 1800 मीटर, अगर वो थर्ड टर्न पे पहुंचता है तब वो। ठीक है, नोट कर ले इसको बराबर अच्छे से बेटा, देखो ढंग से। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, अगला कौन सा था बेटा, अगला था 6th टर्न पे, 6th टर्न पे आ जाओ, इसको मिटा दो। 6th टर्न की बात करते हैं, 4 इक्वेशन होगी, ये ध्यान रखना। ये वैसे शुरू से कर सकते हो दोबारा से हम। नंबर 2 4 6th टर्न। 6th टर्न के लिए पहली बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ओ पे आ गया, वही जहां था वही आ गया, वो जहां था वहीं पे ही। तो टोटल जो हमारे पास हो जाएगा 500 इंटू 6 कितना 3000 मीटर, 3000 मीटर। उसके बाद निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अभी ये तुम्हें ख्याल से इतना का आइडिया हो गया होगा ना, अरे जहां से चले वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0। तो 6th टर्न के ऊपर जब टर्न कर रहा था तो उसे नेट डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी उसकी 0 हुई। ठीक है, कंप्लीट। अब बात करेंगे, इसको नोट कर लो। उसके बाद करेंगे बात हम 8th टर्न की, नोट करें बेटा इसके बाद। नंबर 3 फॉर 8th टर्न, ये कह सकते हैं एट 8th टर्न। तो भाई सबसे पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 5 5 8 टर्न हो जाएगा, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा 4000 मीटर। कंप्लीट भाई 6th 7th 8th यहां की बात कर रहे हो। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो देखें, डायग्राम आपने बना लिया होगा पहले, अब एक और डायग्राम नया बनाना दोबारा से। तो देखो उसमें क्या होगा बेटा, तो उसका भाई 8th टर्न कौन सा है, यहां पे बी पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट ओ से स्टार्ट होके बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए तो ओ बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट यहां पे कौन सा हो गया उसका, ओ बी
वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो OB वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो OB वेक्टर बनेगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ठीक है, अब मुझे वैसे 5 ये तो OB ये तो पता था, मुझे ये नहीं पता था इसका, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में है ये, तो इस डायरेक्शन का पता होता तो सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे। तो हम उसमें वैसे काम करें, इसमें वैसे क्या था, जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, क्या करें, बिल्कुल यहाँ तो क्या है, हाफ पार्ट पे जो डलेगा परपेंडिकुलर बिल्कुल हाफ पे डलेगा। हो गया, इसको नाम m देते हैं। तो सीधा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा OM प्लस MB। मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो OB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, OM और प्लस MB, और दोनों बिल्कुल बराबर होंगे OM और MB। तो OM कितना होगा इतना फाइंड करें बस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एंगल कितना बनेगा इसका, ये वाला एंगल बताओ, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ये टोटल एंगल 90 होगा, ये वाला बनेगा, जिसमें से ये हो गया 60, तो ये कितना बचेगा 30, कितना बनेगा 30। अब मुझे हाफ क्यों वो बता दो, उसमें बराबर क्यों आएंगे, तो ये हो गया 30। अब आप OM निकाल रहे हो, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस कैसे निकालते हैं सीधा आपको समझा रखा है। बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। तो OM जो आ जाएगा वो आ जाएगा OA इनटू कोस 30 एंगल अभी 30, तो ये कितना बन जाएगा, O कितना है 500, कोस 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 250√3 मीटर, 250√3 मीटर। OM हो गया। अब हम बात करेंगे MB की, अगर अलग से निकाले भी MB, ये ना माने कि हाफ पार्ट में था ये, तो ये भी निकाल सकते हो। अब नो देखो, इसमें ध्यान से देखना बात, अब एक कंप्लीट एक ट्रायंगल ले ले OAB, एक कंप्लीट ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल ये 30 हो गया, एक्सटर्नल 60 हो गया, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये आपको ट्रायंगल के लॉज तो पता ही होंगे ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, तो उसका एक्सटर्नल एंगल ये वाला है, तो 30, ये कितना बनेगा 30, तभी तो 60 होगा, तो सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। तो सेम ऐसे MB भी कितना आएगा, जब हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो MB क्या है उसका बेस, तो सेम ऐसे MB भी निकाल सकते हो आप, एंड MB भी कितना आ जाएगा बेटा, AB इंटू कोस थीटा, AB इंटू कोस थीटा, और थीटा कितना है 30, तो AB हमारे पास कितना है 500 इंटू √3/2, सेम वही आ जाएगा 250√3 मीटर। तो टोटल हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया, इसकी बात करेंगे नंबर 1, ये नंबर 2 मान लेंगे हम, और नंबर 3 कर लेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट एट 8 टर्न जो है वो कितना है, 8 टर्न के बाद में OM कितना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना, 250√3 प्लस में 250√3 यानी कि 500√3 मीटर। तो 8th टर्न में उसने डिस्प्लेसमेंट टेबल किया 500√3 मीटर। तो ये था न्यूमेरिकल, इस पे जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा हार्डेस्ट लेवल नहीं हो सकती डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो बेटा ये था डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आ जाएंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से करना, और इसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ एक क्वेश्चंस आप भी अपने आप ही निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर के मिलेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय, खुश रहो बेटा।